जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यह देखना है कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 802, 802 के बाद में दिया गया है 800, 800 के बाद में दिया गया है 796, 796 के बाद में दिया गया है 790, 790 के बाद में दिया गया है 782 और 782 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए, इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या किया गया है वो देखिए। सबसे पहले देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 802, 802 से कितना बन रहा है 800। तो 802 से 800 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 802 में से क्या कर दें, 2 को घटा दें तो यहाँ पर बन जाएगा 800। फिर देखिए 800 से कितना बन रहा है 796। तो 800 से 796 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 800 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 796। फिर देखिए 796 से कितना बन रहा है 790, 796 से 790 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 796 में से क्या कर दें -6 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 790। फिर देखिए 790 से कितना बन रहा है 782। तो 790 से 782 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 790 में से क्या कर दें -8 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 782। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 782 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या हुआ -2, उसके बाद में -4, उसके बाद में -6, उसके बाद में -8। यानी कि यहाँ पर कंटिन्यू बढ़ रहा है 2-2, यानी कि -2, -4, -6, -8। अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो हो जाएगा -10 से। ठीक है, यानी कि 782 में से यदि हम 10 को घटा देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 782 में से हमें क्या करना है -10 करना है। तो 782 में से 10 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 772 है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 772 है। अब हमें देखना है कि संख्या 772 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 772 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और 3 अगस्त से 21 अगस्त तक आपका एग्जाम चलने वाला है। तो मेरे भाई, आपके एग्जाम के मात्र 20 से 22 दिन शेष बचे हुए हैं और यदि आप बची हुई तैयारी को रिपीट करना चाहते हैं या फिर एक बार प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 15,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई, इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, आपके पास 20 से 22 दिन का समय बचा हुआ है। तो उस बचे हुए समय के अंदर यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को एक बार सरसरी निगाहों से देख जाते हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जिन भी अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड अपने स्तर से नहीं निकल रहा है तो वो सभी अभ्यर्थी भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर मास्टर पीडीएफ सेट भी मिलेगा और साथ में आपका एडमिट कार्ड भी आपको डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने।
नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 23 का संबंध है 13 के साथ में, उसी प्रकार से 54 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 23 से यहाँ पर 13 कैसे बना है। तो 23 से यहाँ पर 13 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, इस 23 में से यहाँ पर 10 को कम किया गया है या फिर घटाया गया है। तो 23 में से 10 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 13। और ध्यान से देखिए ये 13 यहाँ पर हमें दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 54 के अंदर और इस 54 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले इस 23 की तरह हम क्या करेंगे, इस 54 में से 10 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 54 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 44 है। अब हमें देखना है कि 44 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 44 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन से दो चिन्हों को आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाएगा तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको करना क्या है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दिए गए हैं 4 विकल्प हैं और इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के 2 चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि इस समीकरण में RHS पद और LHS पद दोनों बराबर हो जाएं। जैसे कि इस समीकरण के सामने हमें दिया गया है 19, तो इस समीकरण को सोल्व करने पर इधर भी क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के 2 चिन्हों को रखेंगे, तो मेरे भाई आपको एग्जाम के अंदर क्या करना है, तुक्का नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन के माध्यम से चेक करना है। जैसे यहाँ पर हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट सोल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि हम ऑप्शन डी के दोनों चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रख दें तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। जैसे करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया है भाग और प्लस है। तो मेरे भाई भाग के स्थान पर तो क्या करना है, प्लस करना है और प्लस के स्थान पर क्या करना है, भाग करना है। जैसे यहाँ पर देखिए समीकरण के अंदर सबसे पहले दिया गया है 12, उसके बाद में क्या है प्लस, प्लस के स्थान पर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे कितना है 18, उसके बाद में क्या है गुणा, फिर कितना दिया गया है 24, 24 के बाद में क्या है भाग, भाग के स्थान पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद में है 6, 6 के बाद में क्या माइनस, उसके बाद में 3 और इसके बराबर में दिया गया है 19 से। अब इसको सोल्व करिए। समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। तो 18 का भाग देंगे किसके अंदर, 12 के अंदर है। तो 18 का भाग 12 में नहीं जाएगा तो हम इसको क्या कर लेंगे, ऐसे लिख देंगे 12/18। ठीक है, उसके बाद में क्या है गुणा के अंदर है 24, उसके बाद में क्या बच गया प्लस का 6, फिर है माइनस का 3 और इसके बराबर में दिया गया है 19। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। यहाँ पर कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा 6 तिये 18 और ये कट जाएगा 6 दूना के 12। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 8 तिये यानी कि 8 तिये 24। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 बच गया, 8 बच गया। 2 और 8 को आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 8 दूना के 16। उसके बाद में क्या है प्लस का 6, उसके बाद में कितना है माइनस का 3 और इसके बराबर में दिया गया है 19 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो प्लस का 16 है और प्लस का 6 है, तो 16 और 6 मिलकर बन जाएगा कितना 22 है। उसके बाद में क्या बच गया माइनस का 3, तो यहाँ पर 22 में से क्या कर देंगे 3 को घटा देंगे और इसके बराबर में कितना बच रहा है 39। ठीक है, सॉरी मेरे भाई 39 नहीं है 19 है, सॉरी मेरे भाई। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, बराबर में दिया गया है 19 है। अब 22 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 19 और इसके बराबर
में भी कितना दिया गया है 19 से, यानी कि यहाँ पर देखिए RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यदि हम इस समीकरण के अंदर ऑप्शन डी के दोनों चिन्हों को रखेंगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जो आपके सामने आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा त्रिभुज नंबर 1, इसी प्रकार से ये हो जाएगा त्रिभुज नंबर 2, ये हो जाएगा त्रिभुज नंबर 3 और मेरे भाई यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा त्रिभुज नंबर 4 और ये हो जाएगा त्रिभुज नंबर 5। सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 5 त्रिभुज बन रहे हैं। अब इसके अलावा ध्यान से देखिए इस आकृति के अंदर एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, यानी कि त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3। इन तीनों को यहां से यहां तक हम मिला देंगे तो यहां से यहां तक एक त्रिभुज और बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे प्लस एक और कर देंगे तो 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6। यानी कि आपके सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या दी गई है 6। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 6 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। यानी कि इस समीकरण के अंदर RHS पद और LHS पद दोनों बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर ऑप्शन ए से शुरू करेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखकर देखेंगे कि यह समीकरण संतुलित होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है भाग और प्लस, यानी कि भाग के स्थान पर क्या करना है प्लस करना है और प्लस के स्थान पर भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समीकरण में दिया गया है 7, उसके बाद में क्या है भाग, भाग के स्थान पर क्या कर देंगे प्लस, उसके बाद में दिया गया है 2, फिर उसके बाद में है गुणा के अंदर 5, फिर क्या है माइनस का 4, फिर क्या है प्लस का 2, प्लस के स्थान पर क्या करना है भाग करना है। तो यहाँ पर सिंपल सम क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ठीक है, भाग में 2, उसके बाद में बराबर में दिया गया है 15। अब इसको सोल्व करिए। समीकरण में सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग को सोल्व करेंगे, तो 2 का भाग यानी कि 4 के अंदर देंगे 2 का भाग। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए फर्स्ट के अंदर दिया गया है 7, उसके बाद में क्या है प्लस है, फिर यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 और 2 को आपस में गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 5 दूना के 10, उसके बाद में माइनस। अब यहाँ पर देखिए 2 का भाग देंगे किसके अंदर 4 के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूना के 4 यानी कि 2 आ जाएगा और इसके बराबर में आ जाएगा 15। अब यहाँ पर देखिए भाग भी हो गया और गुणा भी हो गया। अब प्लस प्लस की संख्याओं को क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो प्लस का 7 है और प्लस का 10 है, तो 7 और 10 मिलकर बन जाएगा 17। उसके बाद में माइनस का कितना दिया गया है 2 और इसके बराबर में दिया गया है 15। अब यहाँ पर देखिए 17 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 15 और इसके बराबर में भी कितना दिया गया है 15। यानी कि इस समीकरण के अंदर ऑप्शन ए के चिन्हों को रखेंगे तो यह समीकरण क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से किस वर्ष की थी। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये
और इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो मेरे भाई याद रखना, महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत की थी वर्ष 1930 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। वर्ष 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य है, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य है, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य है और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वर्ष 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। जब एक चलती हुई ट्रेन अचानक से रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुकते हैं, यह न्यूटन के किस नियम के कारण होता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं गति का प्रथम नियम है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब चलती हुई ट्रेन अचानक से रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुकते हैं, यह न्यूटन के किस नियम के कारण होता है। तो ये होता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है। ऑप्शन ए यकृत ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन बी है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि के द्वारा और ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, और जो थायराइड ग्रंथि होती है ये कहाँ पर स्थित होती है। ठीक है, इन दोनों प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और इसी टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखिए याद रखना अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 ये किससे संबंधित हैं। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। ठीक है, और इसी के साथ में आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मेरे भाई स्टार लगा लेना, ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे भारत के किस राज्य में या किस उद्यान में पाए जाते हैं। तो मेरे भाई याद रखना, एक सींग वाले गैंडे भारत के असम राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कर रहा है कौन सा देश। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, ये देश क्या कर रहे हैं, इसकी मेजबानी कर रहे हैं पुरुष फीफा विश्व कप की, या फिर हम बोल सकते हैं कि 23वें फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको देश। ठीक है, तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध लोसांग त्योहार मनाया जाता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप ट्रिपल स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो जल्दी से बताइए लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है प्रसिद्ध लोसांग त्योहार। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चनों का एकदम न्यू मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और मैं आपको एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम के जितने भी दिन शेष बचे हुए हैं, उन बचे हुए समय के अंदर या बचे हुए दिनों के अंदर आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और जिन भी अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है, या तुम्हारे स्तर से या फिर आप जहाँ से भी अपना एडमिट कार्ड निकलवा रहे हैं और वहाँ से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है भारतीय संविधान की अनुसूची 10 में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रसिद्ध कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य से, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश राज्य से, ऑप्शन सी है उड़ीसा राज्य से, और ऑप्शन डी है केरल राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। प्रसिद्ध कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध है केरल राज्य से। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।